शुक्रवार को डीएनए में हमने आपको भारत की जल शक्ति और भारत के दुश्मनों की बर्बादी के सामान का फर्स्ट लुक दिखाया था और हमने आपसे वादा किया था कि सोमवार को यानी आज हम समुद्र में भारत की नई शक्ति का डीएनए टेस्ट विस्तार से आपको दिखाएंगे। अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। ये ऐसा डीएनए टेस्ट है जो हर भारतीय के सीने में गर्व की मात्रा को बढ़ा देगा। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड से आज भारत के स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम ने समंदर में पैर रख दिए हैं। जी न्यूज के संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने खास आपके लिए मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड से आईएनएस विशाखापट्टनम का ये डीएनए टेस्ट किया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। 7,300 टन वजन वाला देश का सबसे बड़ा और आधुनिक जंगी जहाज आईएनएस विशाखापट्टनम युद्ध के माहौल में दुश्मन की संपूर्ण बर्बादी करने का मादा रखता है। इसलिए आज हमने नौसेना के इस नए हथियार की खूबियों का संपूर्ण डीएनए टेस्ट किया है। यह रिपोर्ट आपको दिखाने से पहले एक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको इस ताकत का अंदाजा हो जाए। आईएनएस विशाखापट्टनम एटॉमिक, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों के दौरान न सिर्फ अपना सीना चौड़ा करके खड़ा रह सकता है, बल्कि पानी में 1 किलोमीटर की गहराई में सबमरीन में छुपे दुश्मनों की कब्र भी खोद सकता है। और यही वजह है कि समंदर में डिस्ट्रॉयर्स को किसी भी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत और जरूरत माना जाता है। भारत के पास दुश्मन की मौत का सामान आ गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पर आज पूरा देश थिरक रहा है। थिरके भी क्यों ना, देश के दुश्मनों के सबसे बड़े विनाशक ने समुद्र में अपने पैर जो जमा लिए हैं। नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम। किसी जहाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो होता है जब उसे पहली बार समंदर में उतारा जाता है, यानी सी लॉन्चिंग की जाती है। ये किसी भी जहाज के लिए बहुत बड़े परीक्षण का, अग्नि परीक्षा का समय होता है। और इस समय हमारी आंखों के सामने स्वदेशी डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम बहुत शान से अरब सागर में तैर रहा है। ठीक 12:55 पर इसने समंदर को छुआ। पहली बार ये समंदर में उतारा गया। दरअसल डिस्ट्रॉयर ऐसे बड़े जंगी जहाज हैं जिनकी मारक क्षमता सबसे ज्यादा होने की वजह से ये न सिर्फ समुद्र में दूसरे जहाजों को सुरक्षा दे सकते हैं, बल्कि समुद्र में ही दुश्मनों की कब्र भी खोद सकते हैं। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नौसेना के जो इंडक्शंस हैं, जो हमारे नए जहाज, पनडुब्बियां, हवाई जहाज बनती हैं, ये हमारा एक मैरिटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान है, जो कि एक 15 साल का पर्सपेक्टिव प्लान है और उसके तहत ये जहाज इंडक्ट होते हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस कोलकाता दोनों एक ही श्रेणी के जंगी जहाज हैं, लेकिन ताकत के मामलों में दोनों में काफी अंतर है। एटमी हमला हो, बायोलॉजिकल हमला हो या फिर केमिकल हमला, आईएनएस विशाखापट्टनम हर चुनौती पर खरा उतरने का दम रखता है। अब ये अगले 3 साल तक समंदर में तरह तरह के परीक्षणों के बीच से गुजरेगा। इसमें बाकी सारे साजो सामान लगाए जाएंगे और 2018 संभावना ये जताई गई है कि उम्मीद है कि 2018 में ये भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। और इसके बाद हर 2 साल में इसकी श्रेणी के बाकी 3 जहाज, बाकी 3 डिस्ट्रॉयर भारतीय नौसेना में शामिल होते जाएंगे। आईएनएस विशाखापट्टनम 7,300 टन का एक विशाल जंगी जहाज है। इसमें 50 अफसर और 250 नौसैनिक तैनात रह सकते हैं। इसे एक बार में 4,000 नॉटिकल मील तक ले जाया जा सकता है। ये 290 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के जंगी जहाज को खत्म कर सकता है। 70 किलोमीटर की दूरी से ये दुश्मन का फाइटर जेट
बर्बाद कर सकता है। समुद्र के अंदर 1 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद दुश्मन की सबमरीन भी आईएनएस विशाखापट्टनम की नजरों से बच नहीं सकती। इस आईएनएस विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर में ब्रह्मोस मिसाइलें लगेंगी जिनकी रेंज 290 किलोमीटर तक होगी। इस शिप से जमीन पर भी हमला किया जा सकता है और किसी शिप पर भी ब्रह्मोस मिसाइल दागी जा सकती है। हाल ही में यमन से भारतीयों को बाहर निकालने के पूरे अभियान को नौसेना का एक डिस्ट्रॉयर आईएनएस मुंबई ही सुरक्षा दे रहा था। यानी लंबी दूरी तक जाने के जहाजों की क्षमता रणनीतिक स्तर पर इन्हें और भी ज्यादा घातक बना देती हैं। दरअसल डिस्ट्रॉयर किसी भी नौसेना के लिए महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि डिस्ट्रॉयर की एक तो आकार बहुत बड़ा होता है, इसकी फायर पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये बहुत लंबे समय तक समंदर में तैनात रह सकता है, दूसरे जहाजों दुश्मन के जहाजों का मुकाबला कर सकता है और अपने जहाजों को, चाहे वो छोटे जंगी जहाज हों या व्यापारिक जहाजों का काफिला हो, उनको सुरक्षा दे सकता है। इसलिए अगर कोई भी नौसेना सही अर्थों में ब्लू वाटर नेवी बनना चाहती है, ऐसी नौसेना बनना चाहती है जो अपने पोर्ट से, अपने बंदरगाह से, अपने देश से दूर दुनिया के किसी भी हिस्से में लंबी देर तक तैनाती रह सके, लंबी दूर तक हमला कर सके और लंबी लड़ाई लड़ सके, समुद्री लड़ाई लड़ सके, तो उसके पास डिस्ट्रॉयर्स का होना बहुत जरूरी होता है। आपको बता दें कि चीनी नौसेना के पास कुल 24 डिस्ट्रॉयर्स हैं और वो 10 नए डिस्ट्रॉयर्स बना रही है। यानी अगर चीन के साथ समुद्र में भारत को बराबरी रखनी है तो आने वाले समय में डिस्ट्रॉयर्स बेहद जरूरी होंगे। ये सही है कि लड़ाइयों का फैसला नंबर गेम से नहीं होता, लेकिन दुश्मन की तादाद, उसकी ताकत होती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी सुरक्षित रहने के लिए भारत को अपनी नौसेना को नए हथियारों से लैस करने की ये रफ्तार बनाए रखनी होगी, चाहे सौदा कितना भी महंगा क्यों ना हो। भारतीय नौसेना समुद्र में देश के सीमाओं के चौकीदार के तौर पर हमेशा खड़ी रहती है। हमने डीएनए में समय समय पर आपको भारतीय नौसेना की ताकत का विश्लेषण करने वाली रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं और आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मझगांव डॉकयार्ड, मुंबई। और अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आईएनएस विशाखापट्टनम को दुश्मन की मौत का सामान क्यों कहा जा रहा है। आईएनएस विशाखापट्टनम जमीन से हवा में मार करने वाली 32 बराक 8 मिसाइलों से लैस है। इसमें इजराइल में बना मल्टी फंक्शन सर्वेलेंस थ्रेट अलर्ट रेडार यानी MF स्टार सिस्टम लगा हुआ है। यह रेडार जहाज के कंट्रोल रूम में तैनात नौसैनिकों को हमले के लिए सटीक जानकारी मुहैया कराता है। इस जंगी जहाज पर एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात की जाएगी। आईएनएस विशाखापट्टनम 127 मिलीमीटर गन से लैस है और इसमें AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम भी लगाया गया है। इसमें जमीन पर 1000 किलोमीटर तक अचूक मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल निर्भय भी लगाई जाएगी। इस जहाज की एक और बड़ी खूबी यह है कि बेहद खराब मौसम के दौरान भी इस पर नौसेना के हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकेंगे और उन्हें क्षतिग्रस्त होने से भी बचाया जा सकेगा। इस जंगी जहाज पर शिप डेटा नेटवर्क नाम का एक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है जो लड़ाई के दौरान एक ही जगह पर सारा डेटा उपलब्ध कराएगा। नौसेना इसे इंफॉर्मेशन हाईवे कह रही है क्योंकि एक ही जगह बैठकर नौसैनिक अपने टारगेट को तबाह करने की रणनीति अब बना सकेंगे। आईएनएस विशाखापट्टनम के अंदर आने वाली हवा एटॉमिक, केमिकल और बायोलॉजिकल फिल्टर से होकर गुजरती है। सिर्फ जहाज के मशीन वाले सेक्शन में ही ये फिल्टर्स नहीं लगाए गए हैं। जंग के दौरान मशीन वाले सेक्शन में जाने से पहले नौसैनिकों को खास तौर पर तैयार किए गए मास्क पहनने पड़ेंगे। भारत के पास फिलहाल 9 डिस्ट्रॉयर्स हैं। पिछले वर्ष भारत ने एक नया डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता भी शामिल किया है। इसके बाद 2 और डिस्ट्रॉयर्स वर्ष 2016 में शामिल हो जाएंगे। विशाखापट्टनम क्लास के चारों डिस्ट्रॉयर वर्ष 2018 से लेकर 2024 तक पूरी तरह से नौसेना में शामिल हो जाएंगे। यानी वर्ष 2024 तक भारतीय नौसेना के पास 15 डिस्ट्रॉयर्स की ताकत होगी। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि इस वक्त चीन के पास 24 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जबकि वो 10 नए डिस्ट्रॉयर्स अपनी नौसेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। यानी 24 और 10 34 डिस्ट्रॉयर्स चीन के पास हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास फिलहाल एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। खबरों की शुद्धता को लेकर हम आपको लगातार सावधान करते रहे हैं और हमने कई बार खबरों में मिलावट करने वालों की पोल भी आपके सामने खोली है
और आज हम एक बार फिर खबरों में नए जमाने की कॉर्पोरेट मिलावट का डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं। ये वो खबरें हैं जो कलम से नहीं बल्कि नोटों से लिखी जाती है। इन खबरों को आम भाषा में पेड न्यूज कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि पैसा या किसी तरह का फेवर लेकर खबर छापना। ये खबरों में सीधे सीधे मिलावट का खेल है, जिसमें कभी कॉर्पोरेट या फिर कभी किसी खास राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाया जाता है। हमने 5 मार्च को एक ऐसा ही बड़ा खुलासा किया था, जिसमें तहलका मैगजीन के पूर्व पत्रकार और आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान पर गंभीर सवाल उठे थे। आज आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने भी आशीष खेतान पर वही आरोप लगाए हैं, जिनका खुलासा 5 मार्च को जी न्यूज ने किया था। 5 मार्च को जी न्यूज ने खुलासा किया था कि आशीष खेतान ने तहलका मैगजीन में 2G घोटाले की आरोपी कंपनियों के पक्ष में एक कवर स्टोरी छापी थी। इस खबर के जरिए आशीष खेतान और तहलका ने 2G घोटाले में लूप टेलीकॉम और एसआर ग्रुप का बचाव किया था। तहलका में अपने पक्ष की खबरें और लेख छपने के बाद एसआर ग्रुप ने बदले में तहलका के मीडिया इवेंट्स को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया था, ऐसा आरोप लगाया गया है। प्रशांत भूषण का आरोप है कि एसआर ग्रुप ने तहलका के थिंक फेस्ट इवेंट के लिए 3 करोड़ रुपए दिए थे और ये सीधे सीधे पेड न्यूज का मामला है। प्रशांत भूषण ने ये बात उस कारण बताओ नोटिस के जवाब में कही है, जो नोटिस उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से मिला है। प्रशांत भूषण का कहना है कि पेड न्यूज के आरोपों से घिरे आशीष खेतान अब आम आदमी पार्टी की अनुशासन समिति में है और ये विडंबना है कि पेड न्यूज के आरोपी आशीष खेतान अब उन पर कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को सभी महत्वपूर्ण पदों से अलग कर चुकी है, जबकि पेड न्यूज के आरोपों से घिरे आशीष खेतान को दिल्ली डायलॉग कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। ये कमीशन केजरीवाल सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दों पर राय देता है और इसके साथ साथ आशीष खेतान आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय अनुशासन समिति के सदस्य भी बन चुके हैं। और आशीष खेतान के खिलाफ एक एसआर के फेवर में तहलका के मैगजीन में 2G वाले मामले में एक आर्टिकल लिखने का, जिसके बाद ये पता लगा कि उस समय 3 करोड़ रुपए एसआर कंपनी ने तहलका को दिए थे अपने गोवा में थिंक फेस्ट के लिए, तो वो पेड न्यूज़ जैसा आर्टिकल है। आज प्रशांत भूषण आशीष खेतान की जिस खबर की बात कर रहे हैं, उसका खुलासा 5 मार्च 2015 को ही जी न्यूज ने कर दिया था। तहलका मैगजीन के खोजी पत्रकार रहे आशीष खेतान पर पेड न्यूज का आरोप लगा था। 31 दिसंबर 2011 को तहलका की कवर स्टोरी का नाम था द मैडनेस इन द सीबीआईज मेथड। ये कवर स्टोरी थी तहलका की। ये खबर उस समय के खोजी पत्रकार आशीष खेतान ने लिखी थी। आशीष खेतान फिलहाल क्या कर रहे हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आशीष खेतान की इस खबर का सार क्या था। इस कवर स्टोरी में आशीष खेतान ने यह समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से सीबीआई ने एसआर ग्रुप और लूप मोबाइल के खिलाफ जो मामला दर्ज किया वो बिल्कुल गलत था। पूरी कवर स्टोरी में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि सीबीआई ने 2G केस में फंसी दूसरी कंपनियों के लिए नरम रवैया अपनाया, जबकि एसआर और लूप टेलीकॉम के खिलाफ मामला नहीं बनने के बावजूद इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। दुखद बात यह है कि पत्रकार से अब नेता बन चुके आशीष खेतान पर लगे पेड न्यूज के आरोपों की जांच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने नहीं कराई। यही बात प्रशांत भूषण को चुभ रही है। प्रशांत भूषण ने लिखा है, आपको पता होगा आशीष खेतान तहलका में एसआर कंपनी के बचाव में खबर प्लांट करने के आरोपी हैं। एसआर कंपनी के खिलाफ 2G घोटाले में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। एसआर ने बेनामी कंपनी लूप टेलीकॉम बनाकर नियमों के विरोध दूसरा लाइसेंस हासिल किया था। 31 दिसंबर 2011 को तहलका में छपे अपने आर्टिकल द मैडनेस इन सीबीआईज मेथड में आशीष खेतान ने उस वक्त के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की राय के आधार पर एसआर का बचाव किया था। खुर्शीद उन 15 मंत्रियों में शामिल थे जिनके खिलाफ हम लोगों ने एसआईटी जांच की मांग की थी और इसके लिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय जंतर मंतर पर अनशन पर भी बैठे थे। About Ashish Khaitan, he wrote an article in Tehelka in defense of SR in the 2G case where SR had been charge sheeted by the CBI. In that article, he had berated the charge sheet by the CBI against SR on the ground
that Salman Khurshid, as law minister, had given an opinion in favor of SR. That same opinion was the subject matter of a charge sheet against Salman Khurshid, for which Arvind Kejriwal, Manish Sisodia and Gopal Rai had sat on a fast in July 2013. प्रशांत भूषण ने इस केस में एसआर के उन इंटरनल ईमेल्स का हवाला दिया है जिसके बारे में जी न्यूज आपको पहले ही बता चुका है। इन इंटरनल ईमेल से ही पता चलता है कि एसआर ग्रुप ने अपने पक्ष में तहलका की खबरें और लेख छपवाए। बदले में तहलका ने एसआर को थिंक फेस्ट का स्पॉन्सर बनाकर करोड़ों रुपए कमाए। इस ईमेल में आगे ये भी लिखा है कि एसआर ग्रुप के पक्ष में ये खबर कई अखबारों ने छापी है। ईमेल में लिखा गया है, बाकायदा हिंदू बिजनेस लाइन, हिंदुस्तान टाइम्स, मेल टुडे, बिजनेस टुडे और तहलका का नाम इस ईमेल में प्रमुखता से लिया गया है। इत्तेफाक की बात यह है कि तहलका ने 2G घोटाले में एसआर ग्रुप का बचाव करते हुए कई खबरें और लेख छापे थे और यह भी एक हसीन इत्तेफाक है कि तहलका में अपने पक्ष की खबरें छपने के बाद एसआर ग्रुप ने तहलका के मीडिया इवेंट्स को स्पॉन्सर करना शुरू किया था। नवंबर 2011 में गोवा में हुए तहलका के थिंक फेस्ट में एसआर ग्रुप के प्रमोटर प्रशांत रोहिया दूसरे दिन के इवेंट में प्रमुख वक्ता थे, यानी स्पीकर थे। प्रशांत भूषण का कहना है कि इन आरोपों के बावजूद आशीष खेतान पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। आम आदमी पार्टी को दिए अपने जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा है, एसआर की कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग की नैन्सी जैन ने अपने अधिकारियों को लिखा था कि वो तमाम खबरों को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, जिसमें एक खबर उस वक्त तहलका के लिए काम कर रहे आशीष खेतान की भी थी। एसआर ने गोवा में थिंक फेस्ट के दौरान तहलका को करोड़ों रुपए दिए। क्या इसमें पेड न्यूज का मामला नहीं बनता है? खेतान को पार्टी से निकालने के बजाय उन्हें आम आदमी पार्टी में बड़े पद दिए जा रहे हैं और अब खेतान हमारा फैसला करेंगे। आम आदमी पार्टी की आंतरिक लड़ाई का देश हित से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस व्यक्ति पर पेड न्यूज के जरिए खबरों में कॉर्पोरेट मिलावट करने का आरोप लगे, उसका कद आम आदमी पार्टी में बढ़ाया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल चुपचाप ये सब देख रहे हैं। यहाँ खोजी पत्रकारिता की मशाल लेकर घूमने वाली मैगजीन तहलका पर भी सवाल उठते हैं। तहलका ने आशीष खेतान की खबर को छापा था और आरोप ये भी है कि तहलका को पेड न्यूज की मदद से नोटों वाला ग्लूकोज चढ़ाया गया था। ये काफी दुखद है। खबरों में इस कथित मिलावट की गहराई से जांच होनी चाहिए। एक दौर था जब तहलका मैगजीन को खोजी पत्रकारिता के लिए जाना जाता था, लेकिन नवंबर 2013 में इस मैगजीन के संपादक तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद तरुण तेजपाल और तहलका मैगजीन पर नेताओं से सांठ-गांठ के आरोप लगे। इस मैगजीन की ओनरशिप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पैसों के लेन देन पर भी कई सवाल उठ चुके हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे आरोप भी लगे कि इस मैगजीन में बाकायदा खबरें प्लांट करवाई जाती थी। जिस वक्त 2G घोटाले में आरोपी एसआर ग्रुप आशीष खेतान के जरिए तहलका में अपने पक्ष में स्टोरी छपवा रहा था, उस वक्त तरुण तेजपाल तहलका के संपादक थे और शोमा चौधरी इस मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर थी। और यही वजह है कि तरुण तेजपाल, शोमा चौधरी और आशीष खेतान की तिगड़ी पर खबरों के जरिए कॉर्पोरेट जगत के हित को मैनेज करने का आरोप लगा। हमने इस खबर पर आशीष खेतान, तहलका मैगजीन और तहलका मैगजीन की पूर्व मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी का पक्ष जानने की कोशिश की। इनमें से हमारे पास सिर्फ शोमा चौधरी का जवाब आया और शोमा ने जी न्यूज को लिखे अपने मेल में कहा है, मैं आम आदमी पार्टी की आंतरिक राजनीति पर टिप्पणी नहीं कर सकती। जब मैं तहलका में मैनेजिंग एडिटर थी तो मेरी जानकारी में खबर को लेकर किसी भी पत्रकार की तरफ से कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, न ही तहलका में पत्रकारिता के सिद्धांतों से हटकर कोई खबर की गई। ये शोमा चौधरी का जवाब है जो उन्होंने हमें लिखा है और जैसा उन्होंने हमें जवाब लिखा वैसा ही हमने आपको बताया पढ़कर। तहलका ने भी कुछ देर पहले जी न्यूज को अपना जवाब भेजा है और तहलका का कहना है कि उस वक्त का मैनेजमेंट, जो कि तरुण तेजपाल और शोमा चौधरी के अंडर काम कर रहा था, उसके कामकाज के तरीके के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। जो आरोप लगे हैं उसके ऊपर तहलका का इस वक्त का मैनेजमेंट कोई जवाब नहीं देना चाहता। तहलका ने कहा कि थिंक फेस्ट से
तरुण तेजपाल का संबंध है और तहलका का थिंक फेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में आशीष खेतान का कहना है कि जो खबर उन्होंने तहलका में लिखी थी वो गहरे रिसर्च पर आधारित थी और अपने रिसर्च में उन्होंने पाया था कि 2G घोटाले जैसी संवेदनशील जांच में सीबीआई अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग पैमाने अपना रही है। उन्होंने एसआर ग्रुप की ईमेल पर भी सवाल उठाया है और कहा कि क्या एसआर ग्रुप ने कहीं भी ये लिखा है कि कंपनी और आशीष खेतान ने इस खबर के लिए कोऑर्डिनेट किया था। और हमारे देश के आसपास क्या हो रहा है इस पर भी हमारी और आपकी हमेशा नजर होनी चाहिए और हमें नजर रखनी चाहिए। आपको बता दें कि चाइनीज प्रीमियर की पाकिस्तान यात्रा अब शुरू हो चुकी है और हमारी इस यात्रा पर विशेष नजर रहेगी, क्योंकि यहां यह देखना बहुत जरूरी है कि चीन और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। इसीलिए चीन के राष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा भारत के लिए बहुत अहम है और हम आपको आज यही बताना चाहते हैं कि इस यात्रा पर हमारी पूरी नजर है और जल्द ही पाकिस्तान और चीन के रिश्तों पर एक खास डीएनए टेस्ट आपके सामने होगा। और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1526 में आज पानीपत की पहली लड़ाई में लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को मुगल शासक बाबर ने मार गिराया था। इस घटना को भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत माना जाता है। भारत में मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 तक रहा। 1926 में आज वेस्टर्न इलेक्ट्रिक और वार्नर ब्रदर्स ने वीटाफोन नाम की तकनीक दुनिया के सामने रखी थी। वीटाफोन तकनीक के जरिए साइलेंट फिल्म्स में आवाज का प्रयोग संभव हो पाया था और उस दौर में साउंड ट्रैक को सीधे फिल्म्स पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। तब इस तकनीक के जरिए साउंड ट्रैक को अलग से रिकॉर्ड करके फिल्म के प्रोजेक्शन के दौरान वीडियो के साथ साथ प्ले किया जाता था। शुरुआत में वो साउंड फिल्म्स जिनमें सिंक्रोनाइज्ड डायलॉग्स का इस्तेमाल होने लगा था उन्हें टॉकिंग पिक्चर्स या टॉकीज के नाम से जाना जाता था। और मशहूर नॉवल ड्रैकुला की रचना करने वाले आयरिश लेखक ब्रैम स्टोकर का आज ही के दिन 1912 में निधन हुआ था। ड्रैकुला नाम के इस काल्पनिक किरदार पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। खास बात यह है कि प्रकाशन से पहले तक ब्रैम स्टोकर ने अपने इस नॉवल का नाम द अनडेड रखा था। ऐन मौके पर यह नाम बदल दिया गया और आज ही के दिन 1889 में दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। जर्मनी की राजनीति को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाने वाले हिटलर को इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में गिना जाता है। उसने लाखों लोगों की हत्या करवाई और दूसरे विश्व युद्ध के लिए भी उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। और 1951 में आज ही के दिन पहली बार किसी ह्यूमन ऑर्गन को पूरी तरह सर्जिकली रिप्लेस किया गया था। रोमानियन सर्जन डैन गैव्रिलियो ने इसोफेगस यानी शरीर की भोजन वाली नली पर यह सर्जरी की थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी डीएनए के अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और नई खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।